नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित लखोटिया और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कंज्यूमर इज किंग में। आज हम बात बेहद ही खास और अहम मुद्दे पर करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जैसे जीवन एक सत्य है, वैसे ही मृत्यु भी एक अटल सत्य है। एक ना एक दिन हम सभी को सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है, लेकिन इससे पहले हम सभी के पास कई सांसारिक जिम्मेदारियां होती है जो बेहद ही ज़रूरी होती है, जिसमें से सबसे पहले और ज़रूरी जिम्मेदारी ये भी है कि वक्त रहते वसीयत तैयार करना। और वसीयत बनाना क्यों ज़रूरी है और कैसे वसीयत तैयार की जाती है, इस मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर्ष रूंगटा। हर्ष रूंगटा है एक फाउंडर ऑफ फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एलएलपी, जो एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। हर्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे पहले पूछता हूं कि क्या ये वसीयत क्यों ज़रूरी है बनानी? तो वसीयत के द्वारा ही आप ये तय कर सकते हैं और ये निश्चित कर सकते हैं कि आपकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टीज हों, शेयर्स हो, म्यूचुअल फंड यूनिट्स हों, बैंक अकाउंट्स हों, या और कोई मूवेबल प्रॉपर्टीज हों या इमूवेबल प्रॉपर्टीज हों, वो किसके पास जाएगी? आपके मृत्यु के पश्चात। अ, तो आज की तारीख में वसीयत ही अ, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके तहत आप ये कर सकते हैं। इसलिए वसीयत बनाना बहुत ही जरूरी है। पॉइंट आ जाता है लोगों का, थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि वसीयत कैसे बनाई जाए, मुझे क्या वकील के पास जाना पड़ता है, मुझे क्या रजिस्टर करवानी होती है, या फिर फिल्मों में जैसे देखते हैं कि कोई भी एक कोरे कागज पर लिख दी वसीयत तो काफ़ी है। आपकी क्या गाइडेंस रहेगी इस पर? वेल, एक उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं कि कोरे कागज पे बिल्कुल लिखा जा सकता है, कोई स्टैम्प पेपर की इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, न उसको रजिस्टर करने के लिए ज़रूरत है। उसकी सर्टन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप एडल्ट होने चाहिए। कोई भी भाषा में आप वसीयत लिख सकते हैं, प्लेन सिंपल। उसमें दो विटनेसेस या साक्षी होने चाहिए। हो सके वहां तक वो साक्षी हैं, वो उस वसीयत के अंडर में बेनिफिशियरीज नहीं होने चाहिए। तो बहुत सिंपल रिक्वायरमेंट है, बहुत सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। आपने एक सेंटेंस भी अगर लिख दिया कि मैं मेरी सारी जायदाद XYZ को देता हूं, तो वो भी विल है। अगर प्रॉपरली विटनेस्ड है और प्लेन पेपर पे है, तो भी वो विल है और उसका यूज किया जा सकता है। फिर भी द की इशू इज कि उसको आपको बनाना ठीक से ही चाहिए, और लॉयर से कंसल्ट करना चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। सिंपल विल है तो कई जो मुखौटे हैं, क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मेट्स हैं, वो आपको इंटरनेट वेब पे मिल जाएंगे। और अगर सिंपल सा विल है तो आप वो उनको आसानी से यूज कर सकते हैं। जी, जितना सिंपल हो उतना अच्छा भी होता है। अ, हर जी, लेकिन किसे बनानी चाहिए वसीयत? क्या हर आदमी बना सकता है, हर आदमी औरत बना सकते हैं, या कुछ प्री रिक्विजिट्स होनी चाहिए जिसके बाद ही आप एक वसीयत बना सकते हैं? बना कोई भी सकता है, 18 साल से ज्यादा की उम्र होनी चाहिए। तो वो बिल्कुल वसीयत बना सकता है, और बनानी भी चाहिए। मैंने कई यंग लोगों से सुना है कि मेरे पास कोई असेट्स नहीं है, तो मैं, या ज्यादा असेट्स नहीं है, तो मैं क्यों वसीयत बनाऊं। और ऑब्वियसली यंग जो लोग हैं, वो मतलब मोर्टेलिटी को या मौत के अंदेशे को कोई भी सोचना नहीं चाहता उसके बारे में। उसको लोग नेगेटिव मानते हैं। वसीयत के साथ में एक ये भी प्रॉब्लम है कि लोग सोचते हैं कि मैं वसीयत नहीं साइन कर रहा हूं, मेरा डेथ वारंट साइन कर रहा हूं। कि वसीयत साइन करने से ही मेरी मौत हो सकती है।
तो ये सब मतलब जिम्मेदार होना है आपको, और आपको ये अगर देखना है कि आपकी मौत के बाद आपके जो वारिस हैं उनमें आपस में रंजिश ना हो और बहुत ही अच्छी तरीके से वो हो जाए, तो उसके लिए आपको विल बनाना बहुत जरूरी है, वरना उस उनमें प्रॉब्लम होना भी पॉसिबल है, दैट इज वन थिंग। और सेकेंडली, कई टाइप की प्रॉपर्टीज के लिए विल के बिना जो जिसे इंटेस्टेट कहते हैं कि बिना विल के जब सक्सेशन होता है तो उस प्रक्रिया में भी समय थोड़ा लंबा लगता है। वेरएज विल में समय थोड़ा सा, अगर विल आप छोड़ के जाएंगे और डिस्प्यूट नहीं है आइदर केस में, तो भी विल बनाना बहुत ही अच्छी बात है। हर्ष जी, अब मैं थोड़ा एक साइड स्टेप लूंगा कि ये वसीयत के बारे में तो और भी बात करेंगे आपसे। मैं जानता हूं कि आप वाइस चेयरमैन बोर्ड मेंबर है ऑफ द एसोसिएशन ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, और हाल ही में एसोसिएशन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाइट पेपर लॉन्च किया था जिसमें आपने भी बात की थी नॉमिनेशन क्यों ज़रूरी है। तो थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि जी वसीयत होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज के दौर में जब हमारे एसेट्स इतने सारे फाइनेंशियल है, मतलब नॉन टैंजिबल है, घर तो एक चीज़ है, गाड़ी एक चीज़ है, चलो ज्वेलरी एक है, लेकिन हमारे शेयर्स, हमारे म्यूचुअल फंड्स, इतने सारे बॉन्ड्स, ये सब, अब तो गोल्ड भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलता है, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल है। तो नॉमिनेशन क्यों ज़रूरी हो गया है आज, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। तो हाँ, तो नॉमिनेशन जरूरी इसलिए हो गया है कि जो ये प्रक्रिया है ट्रांसफर की, अगर हम सिर्फ इसको विल वसीयत पे छोड़ दें तो उस प्रक्रिया में इवन डिस्प्यूट्स ना हो तो भी 7-6 से लेके 9-10 महीने, साल भर तक कोर्ट के प्रोसेस में लग जाता है। डिस्प्यूट्स हो तो कितना समय लगेगा कोई नहीं बोल सकता। और तब तक अगर जो आपके वारिस हैं उन असेट्स को अगर वो यूज नहीं कर पाए तो बहुत डिफिकल्टी उन्हें हो सकती है। और इसीलिए ये नॉमिनेशन का जो तरीका है इसे इजाद किया गया। नॉमिनेशन से जिन जिन भी व्यक्ति को आपने नॉमिनेट किया है उस पर्टिकुलर एसेट के लिए, चाहे बैंक अकाउंट हो, चाहे म्यूचुअल फंड यूनिट्स हो, चाहे आपका डीमैट अकाउंट हो जिसमें शेयर्स सिक्योरिटीज हैं, चाहे फिजिकल शेयर्स हो, उनमें आप नॉमिनीज कर सकते हैं। और वो नॉमिनी को जो भी इंस्टीट्यूशन है, जैसे अगर डीमैट अकाउंट है तो जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, और अगर म्यूचुअल फंड्स है तो जो एएमसीज हैं, वो नॉमिनी को ट्रांसफर करके उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके वारिसदारों के प्रति, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाती है। तो वो जब ट्रांसफर इमीडिएटली आफ्टर डेथ, वो नॉमिनेशन तुरंत, नॉमिनीज को तुरंत हो जाता है और इंस्टीट्यूशन भी निजात हो जाती है, उसको भी अब उसका जो भी लाइबिलिटी है होल्डर के प्रति वो पूरा हो जाता है। उसके बाद वसीयत से, या अगर वसीयत नहीं है तो उनके पर्सनल लॉ के मुताबिक जो भी सक्सेसर्स कोर्ट तय करेगा, नॉमिनी इज होल्डिंग इट इन ट्रस्ट। उसको वो उसका पैसा नहीं है, वो जो भी लीगल एयर्स हैं उनके लिए ट्रस्ट में होल्ड कर रहा है। और अगर वो खुद ही लीगल एयर है और ओनली लीगल एयर है तो ऑब्वियसली वो खुद के लिए ट्रस्ट में होल्ड कर रहा है, लेकिन उसको एक्सेस करने में देरी नहीं होती। तो ये नॉमिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नॉमिनेशन के कारण ही मोस्ट ऑफ द एसेट्स का ट्रांसफर और उसका एंजॉयमेंट जो वारिस हैं, जिन जो भी नॉमिनीज नेम किए गए हैं, वो उनके नाम से ट्रांसफर हो जाता है। वरना वो वसीयत का सर्टिफिकेशन या पर्सनल लॉस के मुताबिक लेटर ऑफ सक्सेशन लाना पड़ेगा, जिसमें समय लग सकता है। ये बहुत ज़रूरी बात कही आपने हर्ष जी, क्योंकि ये
इसे दोनों ही ज़रूरी है, वसीयत भी अपनी अपनी तरह अपनी जगह ज़रूरी है, लेकिन नॉमिनेशन भी करवाना ज़रूरी है। आप एक निवेश सलाहकार हैं, आप इनफैक्ट सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं। अपने क्लाइंट्स को आप कैसे गाइड करते हैं कि वो अपने निवेश अपने परिवार के साथ शेयर करें? ये भी एक ज़रूरी बात है, क्योंकि इतनी बार होता है कि लोग अपने परिवार के लिए, उनके फ्यूचर के लिए अलग अलग जगहों में निवेश करते हैं, क्योंकि जैसे आप एडवाइस करते हैं डाइवर्सिफिकेशन, एसेट एलोकेशन, एक जगह सारा पैसा मत इन्वेस्ट करिए, अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करिए। लेकिन परिवार वालों को तो मालूम ही नहीं होता है, और अब अगर अनटाइमली डेथ जैसे बोलते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनकी किसी एक्सीडेंट में या किसी भी कारण से मृत्यु हो जाए, तो परिवार वालों को मालूम ही नहीं होता है कि उन्होंने कहाँ निवेश किया। तो ये भी एक ज़रूरी पॉइंट हो जाती है किसी भी आदमी औरत के लिए। तो इसमें दो तीन चीजें, मैं नॉमिनेशंस के ऊपर एक चीज बताना भूल गया कि जी। आज की तारीख में नॉमिनेशन सिर्फ एक ट्रस्टी है, सिर्फ वो होल्ड कर रहा है। अल्टीमेटली जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा वसीयत के मुताबिक या पर्सनल लॉ के मुताबिक। लेकिन हमने व्हाइट पेपर में, आर्या ने और श्री प्रमोद राव ने, जिन्होंने वो व्हाइट पेपर लिखा है, हमने ये रिकमेंड किया है कि लाइफ इंश्योरेंस में, जैसे लाइफ इंश्योरेंस में नॉमिनी अगर पेरेंट है, पत्नी है या बच्चे हैं या उनका कोई कॉम्बिनेशन है, तो वो नॉमिनीज अकाउंटेबल नहीं है लीगल एयर्स के लिए, वो बेनिफिशियल नॉमिनीज हो जाते हैं। उनको लीगल एयर्स को अकाउंट नहीं करना पड़ेगा अगर वसीयत नहीं है। इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि 99.99% लोग वसीयत नहीं लिखते। ओके, और इसीलिए ये नॉमिनेशन जरूरी है। और इंश्योरेंस में उसको एक स्टेप आगे ले गए हैं कि नॉमिनेशन के अलावा और कुछ जरूरी नहीं है। अगर नॉमिनी इज अगर वो माता पिता हैं या स्पाउस हैं या फिर बच्चे हैं, तो पेपर में यही रिकमेंड किया गया है कि नॉमिनेशंस को मैंडेटरी कर देना चाहिए कि आपको नॉमिनेशन करना ही होगा। आप बिना नॉमिनेशन के होल्ड नहीं कर सकते सेट। ओके, सो ताकि ये लोग भूल जाते हैं, वो ना हो, पहली बात। ओके, सेकंड, बहुत आसान होना चाहिए नॉमिनेशन करना, ई बेसिस पे नॉमिनेशन पॉसिबल होना चाहिए। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि नॉमिनीज शुड बिकम बेनिफिशियल नॉमिनीज, जो लाइफ इंश्योरेंस में ऑलरेडी है। तो अब सवाल आपने जो पूछा कि हम कैसे जो क्लाइंट्स हैं उनको कैसे उत्साहित करते हैं, एनकरेज करते हैं इंफॉर्मेशन शेयर करना, तो ये आपने बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ज्यादा करके मेल्स ही फाइनेंस हैंडल करते हैं, ऑल्दो विमेन आर probably much better managers of finance than आदमियों से। बट मोर इम्पोर्टेंटली इंफॉर्मेशन भी फैमिली में शेयर नहीं होता। और ऐसे समय में आकस्मिक अगर मृत्यु हो जाती है, अचानक अगर मृत्यु हो जाती है, या इवन कई केसेस ऐसे हुए हैं कि वो आईसीयू में है और उनके ही ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं है, और कहाँ है वो पैसे वो भी नहीं मालूम है परिवार वालों को। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके लिए कई तरीके हैं जो हमारे वेबसाइट पे, आर्या ट्रूली केयर्स एक आर्या का इनिशिएटिव है, वहां पे हमने असेट डिस्कवरी, हाउ टू, मतलब कैसे आप असेट्स का पता करें जब जो जिसमें असेट जो होल्डर है वो अवेलेबल नहीं है मौत के कारण या बीमारी के कारण। उसमें से कई तरीके हो सकते हैं, जैसे हर महीने आपको एनएसडीएल या सीएसडीएल से स्टेटमेंट्स आते हैं आपके सारे म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स के, सारे डीमैट शेयर्स एंड यूनिट्स के। तो आप ईमेल आईडी का अगर एक्सेस है तो वहां जाके आप देखें। आपके मोबाइल का अगर एक्सेस है तो वहां पे आपको बैंक से कौन से एप्स उसमें बैंक के, तो उससे आपको पता चलेगा कि कौन से बैंक्स में अकाउंट्स हैं, आप उनकी चेक बुक्स देख सकते हैं। मतलब देयर आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स उसमें लिखा हुआ है, किस तरीके से आप सिलसिलेवार आप उनकी डिस्कवरी कर सकते हैं, असेट डिस्कवरी की। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी एक अकाउंट एग्रीगेटर फॉर्मेट शुरू हुआ है
जिसके तहत मेरा इंफॉर्मेशन मैं बैंकों को, म्यूचुअल फंड हाउसेस को, जो भी मेरे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं, उनको ये कह सकूं कि आप ये इंफॉर्मेशन इनको दीजिए। तो इसके लिए ऑफ कोर्स मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरा एसेट कहाँ है। इसी में हमने पेशकश की है वाइट पेपर में कि एक एसेट डिस्कवरी प्रोसेस भी होना चाहिए, कि मैंने कंसेंट दे दिया कि मेरे पैन अकाउंट पे या मेरे आधार पे जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपको मिलते हैं उसकी जानकारी आप जो है फला फला जगह आप प्लीज दे दीजिए। तो ये लेकिन खैर फ्यूचर की बात है, अभी तो ये प्रोसेस नहीं है। अभी यही है कि आप इसको शेयर करिए। तो हमारे क्लाइंट्स के लिए हम लोग एनकरेज करते हैं कि जॉइंट सेशंस हो, हमेशा स्पाउस के साथ हो, फॉर्मेट्स हैं जिसमें आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, जो कि फॉर्मेट आपकी परिवार वाले देख सकते हैं। और बाकी जो चीजें हैं वो हमने वेबसाइट पे, जैसे मैंने कहा, ऑलरेडी हैं, अगर ये चीजें नहीं की हो तो। बट एज दे से कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उन चीजों पे ना डिपेंड करें कि एनएसडीएल का स्टेटमेंट देख लेंगे, जाके बैंक के कौन से ऐप से देख लेंगे। एक एक तरीका दिया हुआ है जहां पे आप सारे आपके असेट्स, लाइबिलिटीज, सब कुछ का ब्यौरा रख सकते हैं और उसको टाइम टू टाइम परिवार वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। जी, ये बहुत ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम पर अपडेट करें अपने इन्वेस्टमेंट की इन्फॉर्मेशन। ये बात और भी ज़रूरी हो जाती है हर्ष जी की वसीयत को भी टाइम टू टाइम अपडेट करें। तो इसमें कुछ क्या प्रश्न आते हैं आपके पास क्लाइंट से कि फॉर एग्जांपल किसने कुछ नया इन्वेस्टमेंट किया हो, कहाँ, या नई प्रॉपर्टी खरीदी हो, या कोई प्रॉपर्टी बेच दी हो जो अब उनकी ओनरशिप में नहीं है, और तो इसमें क्या एडवाइस रहती है कब वसीयत अपडेट किया जाए? क्योंकि वसीयत में एक ज़रूरी बात ये भी है कि इस तारीख को बनाई गई है वसीयत और ये लेटेस्ट है, ऐसी कुछ लाइन है। ऑफ कोर्स मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ लीगल टॉक में, बट उसमें एक लाइन ये भी लिखी जाती है कि जो यही लेटेस्ट वसीयत है मेरी। तो कब अपडेट करें और उस पर कैसे काम किया जाए? तो अपडेशन के दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो आप अपना बेनिफिशियरी चेंज करना चाह रहे हैं, ओके, और बेनिफिशियरी चेंज हो सकता है कि आपके पर्सनल फैमिली में कुछ हुआ हो, शादी हुई हो। तो आप नॉर्मली शादी होती है तब आदमी पेरेंट्स को बेनिफिशियरी के अलावा या उनके बदले अपने स्पाउस को करता है। कोई नया चाइल्ड पैदा होता है तो एक बेनिफिशियरी को ऐड किया जाता है। अगर मृत्यु हो जाती है तो बेनिफिशियरी को निकाला जा सकता है। डाइवोर्स हो जाता है तो बेनिफिशियरी को निकाला जा सकता है। तो एक ये रीजन हुआ। तो इस समय तो आपको जो है विल ही चेंज करना। अगर बेनिफिशियरी चेंज करना है तो आपको विल चेंज करनी पड़ेगी। अगर असेट्स तो हैं वो तो हमेशा मतलब वो मूविंग टारगेट है, वो चेंज होते रहता है। तो एक जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है विल का, उसी में उसका शामिल होता है कि जो भी मेरे असेट्स उस दिन होंगे, मेरे डेथ के दिन, उसका इस तरीके से वितरण किया जाएगा और आज मेरे ये असेट्स हैं, ऐसा टाइप का उसका फॉर्मेट नॉर्मली होता है। फिर भी अगर नॉर्मली हम क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदें तो उसका स्पेसिफिक ब्यौरा देने से ठीक होगा, रादर देन डिपेंडिंग कि वो एक रेसिडुअल क्लॉज में आ जाए कि जिस दिन मेरी डेथ होगी उस दिन जो भी प्रॉपर्टी होगी। वो क्लॉज होता ही है हर विल में, लेकिन फिर भी ना उस पर ना डिपेंड करें और खाली एक अनेक्शर भी ऐड कर सकते हैं आप उस मतलब यू डोंट पूरा विल वापस नहीं बनाना है। अगर बेनिफिशियरी चेंज नहीं करना है तो पूरा विल वापस नहीं बनाना, आपको सिर्फ अनेक्शर चेंज करना है। वो भी सिंपल प्रोसेस है, तो मतलब आप वो भी कर सकते हैं। टिपिकली एवरी मतलब कोई मेजर प्रॉपर्टी या मेजर असेट्स या लाइबिलिटीज में चेंज हो तब ये अनेक्शर आपको दोबारा बनाना चाहिए, वरना विल कैन कंटिन्यू अनलेस बेनिफिशियरी चेंज हो। जी, तो मेन पॉइंट ये हो जाती है, मतलब एक तो बेनिफिशरी का चेंज और एसेट में कुछ बदलाव हो, वो बात ज़रूरी हो जाती है।
हर चीज थोड़ी बात करते हैं मिथ्स के बारे में। जो मिथ्स, जो मतलब लोगों के ख्याल होते हैं, जो मतलब पता नहीं कहीं से सुन लिए, जो एक्चुअली करेक्ट नहीं होते हैं, बट हम उनमें बिलीव कर लेते हैं। तो विल्स के वसीयत के बारे में कुछ मिथ्स आपके पास आते हैं, लोग कुछ पूछते हैं, आई एम श्योर, क्योंकि निवेश के बारे में तो बहुत सारे मिथ्स आप बस्ट करते ही हैं। वसीयत के बारे में भी कुछ लोग पूछते हैं आपसे, या तो नॉमिनेशन के वसीयत बारे के में भी? नॉमिनेशन एंड वसीयत दोनों? नहीं, फॉर्चुनेटली नॉमिनेशंस अभी मतलब एक फायदा, मतलब वो जो कहते हैं कि एवरीथिंग हैज अ सिल्वर लाइनिंग। तो पेंडेमिक है, इतना बड़ा इतनी बड़ी आपदा है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ फायदा भी है। और फायदा ये है कि नॉमिनेशंस के प्रति, वसीयत के प्रति लोगों का जो कॉन्शियसनेस है वो काफी बढ़ गया है। तो नॉमिनेशंस के लिए तो मेरे ख्याल से कोई नहीं पूछता। सवाल अगर नॉमिनेशंस में यही होता है कि अगर जॉइंट है मेरा और स्पाउस का, तो मैं क्यों नॉमिनेशन करूं वगैरह, वो सवाल हो सकता है। और खास करके जब बच्चे छोटे होते हैं और जॉइंटली हेल्ड असेट है, तो गार्जियन आपको नॉमिनेट करना पड़ता है उन माइनर चिल्ड्रन के लिए। उसमें लोगों को दिक्कत आती है कभी कभी। जहां तक वसीयत का सवाल है, सम मिथ्स ऐसा है कि मेरे परिवार में कोई झगड़ा नहीं होगा। ओके, क्योंकि किसी ने झगड़ा देखा ही नहीं। वो अलग बात है कि हमारे सारे के सारे पुरानी जितनी भी हमारी मतलब महाभारत क्या था, प्रॉपर्टी का झगड़ा था बेसिकली। सो मतलब और मेरे ख्याल से हर आदमी ने कहीं ना कहीं अपने परिवार में, मित्रगण में 100% जो है प्रॉपर्टी पे झगड़ा, परिवार वालों का, भाई का भाई से, बच्चों का माता पिता से झगड़ा पक्का देखा होगा। उसके बावजूद लोगों को ये मिथ होती है कि झगड़ा नहीं होगा। दूसरी ये होती है कि मैंने नॉमिनेशन कर दिया तो मुझे वसीयत करने की जरूरत नहीं। ये बहुत बड़ा मिथ। तो प्रॉब्लम उसमें साथ यही है कि जो पहले के साथ है कि नॉमिनेशन करने से उनको एटलीस्ट मूवेबल प्रॉपर्टी का तो जहां आप चाहते हैं वहां चला जाएगा नॉमिनीज को, लेकिन डिस्प्यूट खड़ा हो सकता है। खास करके अगर जो भी आपके लीगल एयर्स हैं सबको आपने नॉमिनेट न किया हो, तो वो झगड़ा होने का चांस उसमें काफी रहता है। क्योंकि आज की तारीख में नॉमिनी, जैसे मैंने कहा, होल्ड इट इन ट्रस्ट। वो एक ट्रस्टी है लीगल एयर्स के लिए, और वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो पैसा किसका है, वसीयत के मुताबिक। और अगर वसीयत नहीं है तो पर्सनल लॉ के मुताबिक। इसीलिए दोनों चीज करना बहुत जरूरी है। नॉमिनेशन भी जरूरी है और वसीयत भी करना जरूरी है। थर्ड मिथ ये भी हो सकता है कि मेरे पास क्या है, तो अब उसका तो कोई जवाब मेरे ख्याल से कोई दे नहीं सकता। कि अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर के पास आया है तो उसके पास कुछ ना कुछ तो होगा, तभी वो एडवाइजर के पास आया है। तो मतलब ये जी मिथ्स हैं और जी। इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हर्ष जी, मैं जो वाइट पेपर आ रहा है, द एसोसिएशन ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, जो वाइट पेपर लॉन्च किया है, उसके कुछ आंकड़े आपके साथ मतलब आप तो जानते हैं, मैं दर्शकों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। वहाँ रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि कितने रुपए फंसे पड़े हैं, मतलब जिसे कोई क्लेम नहीं कर रहा है। सो अबाउट 24,000 करोड़ रुपीज ऑफ अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड यूनिट्स, 28,800 करोड़ ऑफ अनक्लेम्ड शेयर्स विच आर ट्रांसफर्ड, 48,000 करोड़ ऑफ अनक्लेम्ड पीपीएफ। मतलब हर चीज इतने बड़ी बड़ी रकमें हैं, सच ह्यूज अमाउंट्स। तो बहुत ही ज़रूरी है ये नॉमिनेशंस और वसीयत बनाना। शो में समय ज़्यादा नहीं है हमारे पास, लेकिन हर्ष जी, जाने के पहले आपका फाइनल मैसेज हमारे दर्शकों को क्या रहेगा? मैसेज इज वेरी क्लियर कि आप इतनी मेहनत से जो पैसा कमा रहे हैं, तो ये एज दे से नो, इट डेथ इज सर्टन। मृत्यु होना जरूरी, हाँ 100% होगा ही, सभी का होगा। तो उसके बारे में आप अपने जीवन के समय में इतनी प्लानिंग करते हैं, थोड़ी सी प्लानिंग आप अपने मौत की भी कर लीजिए।
इससे ऐसा नहीं है कि आपकी मौत हो जाएगी, लेकिन इनफैक्ट चूंकि आप आश्वस्त हो जाएंगे कि मैंने पूरी प्लानिंग कर ली है, तो आप ज्यादा जिएंगे। तो प्लीज इसमें लापरवाही न करिए। ये लापरवाही बिल्कुल दूसरी लापरवाहियों से भी ज्यादा है, क्योंकि ये आपके जिंदगी के बाद भी लोगों को अफेक्ट करेगी। और जब लोग आपको याद करेंगे, अच्छे मन से नहीं याद करेंगे, इस मन से याद करेंगे कि ये झंझट हमारे गले डल गया। तो प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल। आप नॉमिनेशन सभी एसेट्स में करें, रिस्पॉन्सिबली करें, वसीयत लिखें और अपने परिवार के साथ ट्रांसपेरेंटली अपना फाइनेंशियल स्टेटस शेयर करें। बहुत सही कहा आपने हर्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बहुत ही अहम मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए। ये थे हर्ष रूंगटा, फाउंडर ऑफ फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एलएलपी, जो एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है। आज के शो में इतना ही। आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।